हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 18 दिसंबर 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सोनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको रोज़ की तरह एक बार फिर से ये याद दिला दूँ कि आप में से जो भी लोग सी सेट को लाइव क्लासेस के रूप में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक बार फिर से मौका है। 4 जनवरी से हमारा नया जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है ये शुरू हो रहा है। सिर्फ 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग इसकी जो भी अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर आपको इस बैच को लेकर आपके मन में अगर कोई भी सवाल हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो यहाँ से रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है या कुछ भी नया सीखते हैं आप लोग, तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमें भी मिलेगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो लेट्स सी। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन पोल का जो बिल्स हैं, 2 बिल, इनको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है ना। और ये बिल्स जो हैं वो अब हाउस पैनल में जाएंगे, यानी कि हाउस की जो कमिटीज़ होती हैं उनके पास जाएंगे और इनके ऊपर फर्दर वहाँ पर डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस जो हैं वो होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो दी गई है, या मैं ये कहूँ कि जो अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से सवाल उठाए गए हैं वो ये हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना। इस प्रोविज़न को, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए, एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है। ठीक है। देयर इज़ अ नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। यस और नो? हाँ कि ना? 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है दोनों सदनों से पास होगा बाय द, जो उस हाउस की स्ट्रेंथ है उसके 50% +1 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके 2/3 से ज़्यादा। ठीक है। ये तो बात हो गई जब बिल को पास करना है तब। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिख रहा होगा, मैं आपको ये नंबर दिखाता हूँ। दैट इज़ 263 वोट्स फॉर एंड 198 अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। कि जब संसद के किसी भी सदन में, वेदर इट्स लोकसभा वेदर इट्स राज्यसभा, जब बिल को, किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी सदन की परमिशन लगती है। सदन की परमिशन मतलब कि जब सदन परमिट करे कि हाँ ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, तो उसके लिए भी जो है वो जनरली वोटिंग होती है। मतलब आमतौर पर इसलिए नहीं होती है बिकॉज वो वॉइस वोट से हो जाता है ना, कि द मोशन फॉर दिस बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, दोज हु आर इन फेवर में से आइज, दोज अगेंस्ट में से नोज, है ना। ऐसा करके वो ध्वनिमत से पारित हो जाता है। पर यहाँ पर कल जो है वो इस बिल के
इंट्रोडक्शन के दौरान, इस बिल को पेश करने के दौरान जो है वो क्या हुआ है, डिवीज़न हुआ है। डिवीज़न मतलब वोटिंग हुई है। और उसमें ये दिखता है कि वहाँ पर लगभग 400 कुछ लोग थे आई थिंक, या एक मिनट, यहाँ पर वो नंबर दिया गया है, देयर वर 461 वोट्स। ठीक है, 461 लोग जो हैं वो प्रेजेंट थे। उनमें से 461 में से 263 ने जो है वो इसके फेवर में वोट किया है कि यस दिस बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, एंड 198 ने अगेंस्ट में किया है कि ये बिल जो है वो हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ तो आप यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि सदन में जब बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसके लिए भी वोटिंग होती है, और वहाँ पर यू जस्ट रिक्वायर आ सिंपल मेजोरिटी 50% + 1 वाली, है ना, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की। तो उस हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि अगर 461 लोग मौजूद थे तो 231 विल बी रिक्वायर्ड, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा था, दैट्स वाई द बिल गॉट इंट्रोड्यूस्ड, है ना। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन का ये कहना है कि इस बिल को अगर पास करना है, अगर कल की जैसी स्थिति अगर हम मान के चलें कि 461 लोग मौजूद हैं और बिल को अगर पास करना है तो इट रिक्वायर, एक तो 543 का हाउस है टोटल, तो 272 तो वैसे भी लगेगा मिनिमम 50% + 1 के हिसाब से, है ना, और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 461 ने अगर वोट दिया है तो उसका 2/3 भी लगेगा। ठीक है ना, अगर 461 प्रेजेंट है तो उसका 2/3 भी लगेगा, 2/3 ऑफ 461, जो कि लगभग बताया जा रहा है आई थिंक 307 के आसपास, 307। तो विपक्ष का यहाँ पर यह कहना है कि इनके पास 2/3 बहुमत है ही नहीं, तो ये बिल पास नहीं हो सकता। बट वो बात की है, ठीक है। फिलहाल तो क्योंकि ये बिल कल पास नहीं हो रहा था, इट वॉज जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, सिर्फ इस बिल को पेश किया जा रहा था, तो वो तो जस्ट कल की स्थिति के हिसाब से विपक्ष जो है अपनी बात रख रहा था कि अगर कल जैसी स्थिति में अगर ये बिल को पास कराया जाता तो 2/3 मेजोरिटी सरकार को यहाँ पर नहीं मिली, 307 मिलने चाहिए थे, मिले सिर्फ 263, तो ये बिल जो है वो पास नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को पास करने के लिए तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दैट इज 50% + 1 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो पास करने के लिए है। बट ये ध्यान रखिएगा कि बिल के जब इंट्रोडक्शन किया जाता है कि वेन एवर एनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, उसके लिए भी जो है वो वोटिंग होती है। जनरली मैंने आपको बताया कि आपको नहीं पता लगता कि किसने कितने उसके फेवर में या अगेंस्ट में वोट दिए, क्योंकि वो वॉइस वोट से हो जाता है। ठीक है, बट जब यहाँ पर डिवीजन हुआ है तो क्लियरली पता लगता है कि 263 वोट जो हैं वो इस बिल के इंट्रोडक्शन के फेवर में थे और 198 वर्स अगेंस्ट, और ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। इवन इफ द बिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तब भी उसका इंट्रोडक्शन सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाता है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए। बाकी इसके 1 नेशन 1 इलेक्शन के क्या प्रोविजंस हैं, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की बात की गई है, दो वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है जब ये जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर में, उन्होंने जब अपनी रिकमेंडेशंस दिए थे तो तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्च के महीने में। बट एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, वी विल लुक एट इट। ठीक है, तो वहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझाना था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि डोवाल और वांग की जो बातचीत है वो आज होने वाली है। डोवाल मतलब हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, वो, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दैट इज़ विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनके बीच में आज बातचीत होने वाली है। और चाइना का ये कहना है कि वो भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है और दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको बढ़ाने के लिए वो तैयार है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर इनकी तरफ से कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक 4th पेज में एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। एक दिल्ली के यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में एक रेयर स्पीशीज़ ऑफ बैट जो है वो स्पॉट किया गया है। बैट मतलब चमगादड़, उसकी एक बड़ी ही दुर्लभ प्रजाति जो है वो वहाँ पर देखी गई है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक आर्टिकल ये रहेगा दैट इज़ एनवायरनमेंट में, जिसमें आप स्पीशीज़ इन न्यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बेसिकली कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर अगर मैं चलूँगा तो वहाँ पर 2 आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो यही है 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल्स को लेकर, और एक आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि जो आर्कटिक टुंड्रा है वो जितना कार्बन एमिट, मतलब जितना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है
उससे ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, मतलब इट हैज़ नाउ बिकम अ सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस का सोर्स बन गया है। यहाँ पर ये बात एक स्टडी में सामने आई है। तो दीज 2 आर्टिकल्स प्लस एक आर्टिकल वो बैट वाला, दोज वी विल डिस्कस। बट इन आर्टिकल्स पर चलने से पहले एक बार मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स विल बी द फर्स्ट स्टेज, है ना, फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप रहेगा आप लोगों के लिए टू क्लियर। और आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को एसेस करने के लिए आपके पास जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसेट, ये तीनों की ही एक टेस्ट सीरीज़ हम आपको दे रहे हैं, विच इज़ अवेलेबल एट 849 रुपीज़ विद टोटल टेस्ट है 91। ठीक है, तो ये आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाएगी, जिसमें 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में मिलता है। अगर इसके बाद सिर्फ अगर आप जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपको 449 में मिल जाएगी, है ना। ओनली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के फॉर्म में 299 में मिलता है विद 32 टेस्ट। और अगर सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट की बात मैं करूं तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको सी सेट के मिल जाते हैं ओनली एट 249 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज जो है वो हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। इनमें से जिसमें भी आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। और किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई सवाल, कोई क्वेरी है, तो अगेन यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ से क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल कह रहा है कि रेयर स्पीशीज ऑफ बैट स्पॉटेड इन यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। देखिए, एक यूनिक साइटिंग मतलब कि इस तरीके का जो नज़ारा है वो जनरली देखने को नहीं मिलता है, यूनिक है। यहाँ पर जो बैट देखा गया है, जो बैट की प्रजाति देखी गई है, उसका नाम आप लोग याद रखेंगे, दैट इज रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट। ठीक है, रॉटन फ्री टेल्ड बैट है ये। हाईली रेयर स्पीशीज़ है मोलुसस बैट की, जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में देखा गया है। ये बैट की जो प्रजाति है वो जनरली पाई जाती है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, एंड वेयर देयर इज़ ओनली वन नोन ब्रीडिंग कॉलोनी, वहाँ पर भी सिर्फ एक ही एरिया में ये पाए जाते हैं। और इनकी कुछ स्मॉल कॉलोनीज़ जो हैं वो मेघालय के जयंता हिल्स में भी रिकॉर्ड की गई हैं, और सिंगल इंडिविजुअल जो है वो कंबोडिया में भी नोट किया गया है। तो जनरली ये वेस्टर्न घाट्स वगैरह में पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर पाया गया है, यहाँ पर देखा गया है, तो इट्स अ वेरी यूनिक साइटिंग। ठीक है, अब इसको लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो स्पीशीज़ है इज़ ईजिली रिकॉग्नाइजेबल टू बैट रिसर्चर्स। ये जो प्रजाति है इसको जो बैट रिसर्चर्स हैं, यानी कि बैट के ऊपर जो शोध करते हैं, है ना, जो रिसर्च करते हैं, वो इसको बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वही कुछ इस तरीके के हैं। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसके जो कान हैं वो भी इसके मज़ल के बियॉन्ड होते हैं। मज़ल होता है बेसिकली, जैसे आपने किसी भी एनिमल का देखा होगा ना, जो नोज़ और माउथ वाला पार्ट होता है जो बाहर की तरफ को निकला होता है, उसको कहते हैं मज़ल। तो मज़ल से भी बड़े, मतलब मज़ल से भी बाहर निकले हुए इसके कान होते हैं, ह्यूज एयर्स हैं। और इसका जो फ़र है, जो वेलवेट फ़र है, इट इज़ अ बाई कलर्ड, 2 कलर का इसका वेलवेट फ़र होता है। इस तरीके का कुछ ये दिखाई देता है। और ये जनरली जो है वो रूस्ट करता है केव और डार्क में। रूस्ट का मतलब होता है, रूस्ट इज़ अ प्लेस, आप कह सकते हैं रूस्ट एक ऐसा, मतलब एक ऐसा एक्टिविटी है जो बर्ड्स करती हैं रात में, किसी एक जगह पर रेस्ट करना टाइप। ठीक है, तो ये जो चमगादड़ हैं, जो बैट हैं, है ना, ये रूस्ट करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल। तो ये रूस्ट करते हैं केव्स में, यानी कि गुफाओं में, डार्क में, डैम्प में, डैम्प मतलब जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर, नमी होती है, और स्लाइटली वार्म प्लेसेस में। ठीक है, अब ये जो रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट है, ये ये इकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रेगुलेटिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशंस, क्योंकि इंसेक्ट को ये ईट करते हैं, खाते हैं। एंड इज़ ऑल्सो नोन टू असिस्ट इन पॉलिनेशन में भी ये जो है वो मदद करते हैं। 2000 सन तक इस स्पीशीज़ को जो है वो क्रिटिकली डेंजर्ड माना जाता था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक ही जगह पाई जाती थी, दैट इज़ इन वेस्टर्न घाट। लेकिन बाद में इसकी 3 और लोकेलिटीज़ में डिस्कवरी होने के बाद इस बैट को जो है वो अब IUCN का जो रेड डेटा लिस्ट है ना, रेड लिस्ट है, उसमें डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में इसको रखा गया है। पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पाया जाता था, अब इसको जो है वो डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रख लिया गया है। क्लियर है बात। अब द बैट स्पीशीज़ हैज़ पावरफुल फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़। इसकी जो फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये उड़ भी सकता है,
और अलाउइंग इट टू फोरेज लॉन्ग डिस्टेंसेज, और फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ पावरफुल होने की वजह से ये बहुत लंबे दूरी जो है वो तय कर सकता है। अब ये जो साइटिंग है, यानी कि जो ये देखा गया है, ये दिल्ली के लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि दिल्ली इज़ द होम टू अराउंड 14 स्पीशीज़, ठीक है, 14 प्रजातियों का दिल्ली घर माना जाता है इन बैट्स की, जिनमें से 4 जो हैं वो लोकली एक्सटिंक्ट माने जाते हैं। दैट इज़ द इंडियन फॉल्स वेम्पायर, द ब्लैक बियर्डेड टोम बैट, द इजिप्शियन फ्री टेल्ड बैट एंड द इंडियन पिपिस्टरल। ठीक है, ये 4 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको लोकली एक्सटिंक्ट माना जाता है और दिल्ली में इसको साइट किया गया है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ध्यान रखिएगा इसके बारे में जो मैंने आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताए हैं, है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कहाँ पर पाया जाता था और इसका IUCN स्टेटस क्या है, ठीक है, बिकॉज स्पीशीज़ इन न्यूज़ एनवायरनमेंट GS पेपर 3, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन प्रीलिम्स स्पेसिफिकली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये बात कर रहा है कि आर्कटिक टुंड्रा जो है वो एमिट कर रहा है ज़्यादा कार्बन देन इट एब्जॉर्ब्स, ऐसा एक स्टडी में कंफर्म हुआ है। देखो, आर्कटिक टुंड्रा मतलब एक ऐसा फ्रोजन जमा हुआ ट्रीलेस बायोम जहाँ पर कोई ट्री नहीं है, ठीक है, इस तरीके का आपको यहाँ पर एक आइस फील्ड देखने को मिल रहा है, दैट इज़ हॉल्टे डाहलफोनिया आइस फील्ड इन द स्वेलबार्ड नॉर्वे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आइस ही आइस है, कोई ट्रीज वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्रीलेस बायोम जिसने हज़ारों सालों तक कार्बन को स्टोर करके रखा, अब ये हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस का सोर्स बनती जा रही है ना। और ग्रीन हाउस गैस बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है इनकी वजह से। तो आज के समय में ये जो टुंड्रा बायोम है ना, जो आर्कटिक टुंड्रा है जिसने हज़ारों सालों तक कार्बन को स्टोर करके रखा, आज की डेट में ये जो हीट ट्रैप करने वाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका सोर्स बनता जा रहा है। ऐसा एक नई रिपोर्ट सामने आई है US नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NAOA के द्वारा, और यहाँ पर यह बताया गया है कि 2 मुख्य कारण हैं आर्कटिक इकोसिस्टम के इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। 2 मुख्य कारण हैं, वो क्या है? एक तो वाइल्ड फायर्स जो इंक्रीज हो रही हैं, है ना, जो जंगलों में आग लग रही है ज़्यादा। दूसरा, अनयूजुअली हाई टेम्परेचर्स, कि जो टेम्परेचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये 2 मुख्य कारण हैं, एक तो वाइल्ड फायर्स बढ़ रही हैं और दूसरा जो टेम्परेचर्स हैं वो अनयूजुअली हाई हो रहे हैं। दीज 2 आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से ये आर्कटिक इकोसिस्टम में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो आर्कटिक टुंड्रा which is emitting more carbon than it stores will have global consequences। और आर्कटिक टुंड्रा जो आज के समय में जितना कार्बन स्टोर कर रही है उससे ज़्यादा कार्बन क्या कर रही है? एमिट कर रही है या रिलीज़ कर रही है ना। तो इसका जो असर है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। ये क्लाइमेट चेंज को और तेज़ करेगा, इट विल एक्सेसरबेट द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी हम लोग देख ही रहे हैं, है ना, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अब टुंड्रा कैसे कार्बन को स्टोर करता है, अगर उसकी हम बात करें तो टिपिकल इकोसिस्टम में जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये हमें पता है ना, कि किसी भी इकोसिस्टम में जहाँ पर प्लांट्स वगैरह हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये प्लांट जो है फिर वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। उसके बाद ये प्लांट्स, इनकी डेथ हो जाती है प्लांट्स की। इन प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है। फिर ये एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी डाई हो जाते हैं। अब उसके बाद जब ये एनिमल्स डाई होते हैं तो फिर इनके कॉर्प्सेस में, मतलब जो इनके डेड रिमेन्स हैं उसमें जो कार्बन है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फंगाई, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एटमॉस्फेयर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड थी इनके बॉडी में, चाहे वो प्लांट्स हो, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स की डेथ हो गई, उसके बाद उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने फीड किया, है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनके जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया और उसकी वजह से जो ये एटमॉस्फेयर था, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स और एनिमल्स में स्टोर्ड थी वो वापस एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक है। तो इससे जो पूरी की पूरी कार्बन साइकिल है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब लेकिन आर्कटिक टुंड्रा के केस में थोड़ा सा चीज़ अलग है। इसमें क्या है, देखो, जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन है वो बहुत स्लो होता है। जनरली जो नॉर्मल इकोसिस्टम है वहाँ पर तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी, लेकिन यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का वो काफ़ी स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है,
या जो क्लाइमेट है, इट्स अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडा रहता है ना। और ठंड के समय में जो डिकम्पोजिशन है उसका रेट स्लो हो जाता है, और प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर 1000 ऑफ ईयर्स तक लेयर ऑफ परमाफ्रॉस्ट के अंदर ट्रैप्ड रह सकते हैं, है ना। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली कोई भी ऐसा ग्राउंड है जो लगातार 2 साल के लिए क्या रहता है, फ्रोजन रहता है, जमा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी एनिमल और प्लांट के जो रिमेन्स हैं अगर वो ट्रैप हैं 1000 ऑफ ईयर्स तक, तो उनमें से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी नहीं, है ना। तो थ्रोटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम गेटिंग रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। अब साइंटिस्ट ने यहाँ पर यह एस्टिमेट किया है कि जो आर्कटिक सॉइल्स हैं वो 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने स्टोर किया हुआ है, जो कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे भी डबल अमाउंट जो है वो यहाँ पर स्टोर्ड है। अब लेकिन आज के समय में जो ये आर्कटिक टुंड्रा है ये ज़्यादा कार्बन रिलीज क्यों कर रहा है, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज़्यादा रिलीज क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न ये बताया गया है कि रिसेंट ईयर्स में जो आर्कटिक टुंड्रा की एबिलिटी है टू एमिट लेस, है ना, पहले से इनकी जो एबिलिटी होती थी कि ये एमिट कम करते थे, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते थे, अब ये थोड़ा सा बदल गई है। जो नई एनालिसिस है जिसमें ज़्यादा डेटा और बेटर मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसमें ये कंफर्म हुआ है कि जो टुंड्रा इकोसिस्टम्स हैं वो आज की डेट में CO2 और मीथेन के सोर्स बन गए, है ना। CO2 और मीथेन आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं, है ना। और इसके पीछे 2 कारण हैं जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताए। एक है राइजिंग टेम्परेचर्स, एक तो जो तापमान बढ़ रहे हैं वो। इस रिपोर्ट का कहना है कि आर्कटिक जो है वो वार्म हो रहा है एट 4 टाइम्स द ग्लोबल रेट। जिस रेट पे पूरी की पूरी दुनिया गर्म हो रही है उससे 4 गुना तेजी से आर्कटिक में वार्मिंग हो रही है ना। और एनुअल सरफेस एयर टेम्परेचर्स जो आर्कटिक में है 2024 में, दैट वर द सेकंड वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड सिंस 1900 से अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, यानी कि आप मान सकते हैं आज से 124 साल के समय में, 1900 से लेकर 2024 तक, यानी कि 124 साल में जितना एनुअल एयर सरफेस टेम्परेचर रहा है आर्कटिक में 2024 में, वो सेकंड हाईएस्ट था या सेकंड वार्मेस्ट आप कह सकते हैं 1900 से, यानी कि पिछले 124 सालों में। और दूसरा मैंने आपको ये बता ही दिया कि जो आर्कटिक की वार्मिंग है वो ग्लोबल रेट से 4 गुना तेजी से हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, अब ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर अगर बढ़ रहे हैं तो जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट मतलब ऐसी जमीन आप कह सकते हैं विच इज़ परमानेंटली फ्रोजन, वो पिघल रही है, बर्फ़ पिघल रही है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, तो फिर जो ऑर्गेनिक मैटर उस परमाफ्रॉस्ट के नीचे दबा हुआ था, बीइंग ट्रैप्ड था, अब उसको वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो फिर वही प्रोसेस जो एक टिपिकल इकोसिस्टम में होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस जो उन प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स में क्या थी, स्टोर्ड थी, वो रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। अब इसके बारे में जो ये रिपोर्ट है और इसके यहाँ के जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंपेयर किया है इस परमाफ्रॉस्ट को टू द चिकन इन द फ्रीज़र, ठीक है, कि जैसे चिकन में फ्रीज़र में चिकन रखा होता है उससे इन्होंने परमाफ्रॉस्ट को कंपेयर किया है। और इनका कहना है कि एज लॉन्ग एज इट स्टेज फ्रोजन माइक्रोब्स स्टे अवे, ठीक है, कि जब तक ये चिकन जो है वो फ्रीज़र में है, पूरी तरीके से जमा हुआ है, तब तक जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके ऊपर असर नहीं डालते, ठीक है। जैसे उन्होंने ये बताया है कि वंस यू हैव दैट चिकन आउट ऑफ योर फ्रीज़र, और जैसे ही आप उस चिकन को फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसमें बर्फ़ वगैरह जमी होगी वो पिघलनी शुरू होगी और सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, है ना। वो चिकन के ऊपर काम करना शुरू करेंगे और उसको रॉट कर देंगे, सड़ा देंगे। तो यही सेम चीज़ जो है वो वहाँ पर भी हो रही है ना, कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट थॉ कर रही है, पिघल रही है, तो उसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर गेटिंग एक्टिव, और वो जो वहाँ पर प्लांट और एनिमल के रिमेन्स हैं विच वॉज ट्रैप्ड इनसाइड दी और विच वॉज ट्रैप्ड अंडर दी परमाफ्रॉस्ट, उनके ऊपर वो एक्टिव हो रहे हैं। और उसकी वजह से जो प्लांट और एनिमल रिमेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेज स्टोर्ड थी वो रिलीज हो रही हैं वापस से एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण यहाँ पर बताया गया है रिसेंट ईयर्स में कि आर्कटिक हैज़ विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ वाइल्ड फायर्स,
यहाँ पर जो जंगलों में लगने वाली आग है, वाइल्ड फायर्स है, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। पिछले साल अगर हम बात करें तो आर्कटिक में वर्स्ट वाइल्ड फायर सीजन रहा था एंड 2024 वाज द सेकंड बिगेस्ट ईयर फॉर वाइल्ड फायर एमिशंस। दूसरा सबसे बड़ा साल रहा है वाइल्ड फायर एमिशंस के लिए 2024। अब वाइल्ड फायर से जो जंगलों में आग लगती है उसकी वजह से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, एक तो वो एमिशन तो करता ही करता है ना, उससे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन तो हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ हो क्या रहा है कि जो परमाफ्रॉस्ट की थोइंग है, यानी कि जो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, वो भी स्पीड अप हो जाता है, उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये भी दूसरा कारण है। और वाइल्ड फायर्स और राइजिंग टेम्परेचर्स टुगेदर, ये दोनों चीज़ें मिलके, एक तो वाइल्ड फायर्स, जंगलों की आग, और जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, ये दोनों मिलके 2001 से लेकर 2020 के बीच में इन्होंने आर्कटिक टुंड्रा को, मतलब आर्कटिक टुंड्रा इसकी वजह से ज़्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है देन इट्स प्लांट्स रिमूव्ड फ्रॉम द एयर, कि जितना इसके प्लांट्स ने एयर से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन रिमूव किया था, उससे ज़्यादा ये एमिट कर रहा है। और प्रोबेबली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, ऐसा बार बार नहीं होता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जितना इसने एब्जॉर्ब किया है कार्बन, उससे ज़्यादा कार्बन ये रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब सो विल द आर्कटिक टुंड्रा कंटिन्यू टू डिटोरिएट। अब अगला सवाल ये है कि क्या जो आर्कटिक टुंड्रा है वो इसी तरीके से डिटोरिएट होता जाएगा, यानी कि क्या उसकी स्थिति खराब इसी तरीके से होती जाएगी। तो एनालिसिस में ये कहा गया है कि ये पॉसिबल है, ये स्टिल पॉसिबल है कि आर्कटिक टुंड्रा जो है वो जितना कार्बन एमिट कर रहा है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगे, यानी कि जो पुरानी स्थिति थी वापस वो स्थिति या वो सिचुएशन वो रिस्टोर हो सकती है। लेकिन ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका क्या है? द ओनली वे टू डू दिस इज क्या? समझ सकते हैं आप क्या? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना, जो हम लोग लगभग आजकल हर दिन ही बात कर रहे हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस होगा? अगर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस होता है तो वापस से जो ये टुंड्रा की स्थिति है, आर्कटिक रीजन के टुंड्रा की, ये वापस से रिस्टोर हो जाएगी और वापस से ये पहले की तरह जितना कार्बन अभी एमिट कर रहा है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो नेट इट विल बी एन एब्जॉर्बर। बट ऐसा होगा क्या? सवाल तो ये है ना कि क्या ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कम होंगे? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ पर फिर से कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज का लेवल कम होता है तो एमिशंस जो हैं फिर वो कम होंगे परमाफ्रॉस्ट से, और ये हम सब लोगों को मोटिवेट करेगा कि हम ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो काम करें टूवर्ड्स दी एमिशन रिडक्शन। लेकिन ये अनलाइकली टू हैपन है। ठीक है, ऐसा होगा इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो अभी भी, दुनिया जो है वो अभी भी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में एमिट कर रही है, एट दैट टू एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल, मतलब जितना आज तक नहीं हुआ उससे ज़्यादा लेवल पर, ज़्यादा स्तर पर। जो नई एक रिसर्च पब्लिश की गई है बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, उनकी टीम ने नवंबर में एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट की, उसमें ये पाया गया कि एमिशन फॉसिल फ्यूल से जो के जलने से जो एमिशन हो रहे हैं वो 2024 में बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो लैंड यूज चेंज, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से जो एमिशन हो रहे हैं 4.2 बिलियन टन्स के, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो 2024 में 41.6 बिलियन टन तक पहुंच सकते हैं, जो पिछले साल के 40.6 बिलियन टन से भी ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रुकना तो है नहीं, है ना, रुक भी नहीं रहा है और ना ये रुकना है। और अगर नहीं रुक रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कैसे ये जो स्थितियां हैं ये रिवर्स होंगी। ठीक है, और रिवर्स अगर नहीं होगी तो अब तो फिर यही सवाल है कि आर्कटिक टुंड्रा जो है वो डिटोरिएट करेगा। यस, डेफिनेटली डिटोरिएट करेगा, और जितना इसने कार्बन स्टोर किया हुआ है वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। और एस्टिमेट मैंने आपको बताया ना कि 1.6, कितना बताया इन्होंने यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर एक वैल्यू बताई थी ना इसमें, हाँ, ये 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्बन स्टोर्ड है आर्कटिक की सॉइल्स में। और आप समझ सकते हैं अगर ये सारा का सारा रिलीज हो गया, क्योंकि दिस इज अबाउट डबल द अमाउंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जितना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका दुगना है ये। अगर ये सारा का सारा रिलीज हो गया तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो जाएगी, व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे हैं? और टेम्परेचर्स कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई डोंट
अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, वाई द वर्ल्ड और द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। अभी तो स्थिति ये बन चुकी है कि सारा, मतलब आप एक तरीके से अगर इसको एक लेमैन लैंग्वेज में कहें कि सारा काम धाम छोड़ के सबसे पहले इसी काम में लगना है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब तो गया जिसको कहते हैं भाड़ में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो यहाँ के टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, कई सारे ऐसे जो कोस्टल रीजन्स हैं वो डूब जाएंगे, है ना, क्योंकि सी लेवल राइज करेगा। तो जब ज़िंदगी बचेगी ही नहीं तो उसके बाद डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन करके करोगे क्या यार, ये बताओ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले तो ये तरीका ढूंढना है कि कैसे इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम किया जाए। आई होप आपको मैंने कुछ दिनों पहले वो एक फ्लैट में रहने वाले लोग, उनके सामने बस्ती में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले लोगों की एक एनालॉजी दी थी, तो वही स्थिति है। ठीक है, वही स्थिति है। क्लियर है बात? वो बेसिकली मैंने आपको जो इनइक्वालिटी है वो समझाई थी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, बट स्थिति वही है कि आने वाले समय में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, अगर इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ अदर्स, अगर वो औरों की समस्या को नहीं समझ पाते हैं, तो दैन इट्स गॉन, एवरीथिंग विल बी गॉन। ठीक है, ये बात बड़ी क्लियर है। और ये भले ही हमारे रहते रहते ना हो, मतलब हमारी जनरेशन के रहते रहते ना हो, बट इन द कमिंग 1 और 2 जनरेशंस, आने वाली 1 या 2 पीढ़ियों के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि दिस अर्थ विल नॉट बी अ प्लेस सूटेबल टू लिव ऑन, है ना। धरती एक ऐसी जगह बन जाएगी जिसके ऊपर आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो स्थितियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर्स यहाँ पर इतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एयर, है ना। 48-49 तो हम लोग इंडिया में देखते ही हैं कि गर्मियों के दिनों में 48-49 डिग्री टेम्परेचर्स तो पहुँच ही जाते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर्स कहाँ राइज करेंगे यार, कितनी गर्मी बढ़ जाएगी, हाउ विल द पीपल सर्वाइव। ठीक है, चलिए, तो वैसे भी टॉपिक के रूप में भी और इन जनरल भी कोशिश करें कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को जितना कम आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, छोटे छोटे स्टेप लेके यू कैन ट्राई। ठीक है, चलिए, इसको टॉपिक को फिलहाल आप लोग क्लाइमेट चेंज जीएस पेपर 3 में ही लेंगे, है ना, एनवायरनमेंट में। चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस आर्टिकल की, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बिल्स। इसको लेकर मैंने एक प्रोविज़न तो आपको समझा ही दिया कि कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है, इवन इफ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। चलो, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सरकार ने ट्यूसडे के दिन, गवर्नमेंट ने ट्यूसडे के दिन फर्स्ट स्टेप लिया है टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द बीजेपीज लॉन्ग पेंडिंग प्रोमिस ऑफ होल्डिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज रेफर्ड टू एज 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो सरकार ने यहाँ पर कल पहला कदम उठाया। बीजेपी का जो एक बहुत पुराना लंबित, बहुत पुराना पेंडिंग प्रॉमिस है कि लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभा हैं उनके चुनाव एक साथ करवाने हैं, तो उसको, उस प्रॉमिस को, उस वादे को इम्प्लीमेंट या लागू करने के लिए पहला कदम यहाँ पर सरकार ने उठाया है, और जिसको बेसिकली क्या कहा जाता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे कानून मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, विधि मंत्री भी कह सकते हैं, दैट इज़ अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने यहाँ पर लोकसभा में कल 2 बिल पेश किए। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो इसलिए लाया गया ताकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो टर्म्स है, जो उनका कार्यकाल होता है, उनको बराबर किया जाए, उनको सिंक किया जाए। और एक बिल लाया गया टू अमेंड द रेलिवेंट एक्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, है ना, यूनियन टेरिटरीज और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए, ताकि वहाँ पर भी साइमल्टेनियसली इलेक्शंस जो हैं वो लोकसभा के साथ ही कराए जा सकें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यूनियन टेरिटरीज आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स, तो उनके लिए अलग से यहाँ पर बिल लाना पड़ा है। अब इस 2 बिल जो यहाँ पर लाए गए हैं उनसे जो मुख्य बातें सामने आ रही हैं, वो सबसे पहली बात तो ये है कि साइमल्टेनियस पोल्स या साइमल्टेनियस इलेक्शंस अभी के लिए सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के लिए हैं। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर, या आप कह सकते हैं सेंटर लेवल और स्टेट लेवल पर, जो लोकल लेवल पर होते हैं, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के या जो पंचायत के चुनाव होते हैं, वो अभी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जो प्रोविज़न जो अभी बिल पेश किए गए हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये लिखी गई है कि ये चेंजेस जो हैं वो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में
अर्लीस्ट कब हो सकते हैं? 2034 में। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट मे बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन issued on the date of first sitting of the House of the People after a general election bring into force the provision of this article and that date of the notification shall be called the appointed date। यानी कि जब कोई भी जनरल इलेक्शन होगा, कोई भी आम चुनाव होगा, यानी कि लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद जो लोकसभा की हाउस ऑफ द पीपल की फर्स्ट सिटिंग होगी, जिस दिन पहली बार लोकसभा बैठेगी, उस दिन राष्ट्रपति एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करेंगे? एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, है ना, मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करेंगे। किस डेट पर? जब आम चुनाव के बाद पहले दिन लोकसभा बैठेगी, तो उस दिन वो इस आर्टिकल के प्रोविजन को इन फोर्स लाएंगे, मतलब लागू करेंगे। ये आर्टिकल बेसिकली कौन सा, अभी नया आर्टिकल ऐड करने की बात हुई है, वो आर्टिकल है ये। और इस डेट ऑफ नोटिफिकेशन को कहा जाएगा अपॉइंटेड डेट। ठीक है। अब जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा है, जो अर्लीस्ट हो सकती है, वो 2029 हो सकती है। ठीक है, इस प्रोविजन के लागू करने के लिए, क्योंकि 2024 का तो चुनाव हो गया है, फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा भी हो चुकी है, तो यहाँ पर तो ये हुआ नहीं। अब 2029 में ऐसा हो सकता है कि जो 2029 के जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसके बाद जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा होगी उस दिन ये किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल होगी वो 2029 के बाद 2034 में होगी, 5 साल के बाद। बट हाँ, एज्यूम ये करते हुए कि जो अभी 18th लोकसभा है और जो 19th लोकसभा होगी, यानी कि 24 से लेकर 29 वाली और 29 से लेकर 34 वाली, 18th और 19th, वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। अगर बीच में इनका कार्यकाल खत्म हो गया कहीं पर भी किसी वजह से, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट इन जनरल सिचुएशन, अगर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में बात करें, तो अर्लीस्ट ये चीज़ जो है वो 2034 में हो सकती है, उससे पहले नहीं, 2029 में नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? इसके बाद ये जो दोनों बिल्स हैं, इनके फाइन प्रिंट मतलब इनको अगर डिटेल में देखा जाए तो इसमें कुछ और डिटेल्स भी हैं, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फॉर सिनेरियोज वेयर अ मिड टर्म इलेक्शन मे हैव टू बी कॉल्ड एट द स्टेट और सेंट्रल लेवल। वो आगे की बात है, मतलब जब ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद अगर किसी स्थिति में चाहे स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, यानी कि राज्यों की विधानसभा के स्तर पर या देश में पार्लियामेंट या लोकसभा के स्तर पर, अगर कभी बीच में कोई भी हाउस किसी भी स्टेट की असेंबली या लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है किसी कारण की वजह से, तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस का प्रोविजन भी है ना, वो भी आगे मैं दिखाऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, है ना। और दो कंडीशन जो हैं विच आर मैंशनड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंड करने की पावर देता है, उसमें जो दो कंडीशंस दी गई हैं, उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई या पूरा करना जरूरी है। तो पहला तो ये है कि हाफ ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट वोट इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट। हाफ ऑफ बोथ का मतलब वही हो गया कि जो स्ट्रेंथ है हाउस की, जैसे लोकसभा की 543 और राज्यसभा की 245, तो उसका 50% + 1। और साथ ही साथ दूसरी बात वही हो गई कि ऑल ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 मस्ट वोट इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट, मतलब वही स्पेशल मेजोरिटी, 50% + 1 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, और सेपरेटली दोनों सदनों में, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए म्युनिसिपल इलेक्शंस को जो है इससे बाहर रखा गया है, और वो प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि उसके लिए ये जो अमेंडमेंट है इसको रेटिफाई या एग्री करवाना पड़ता एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से भी, क्योंकि ये जो मैटर है ना, जो म्युनिसिपैलिटी के या जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है ना, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसका काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए 50% ऑफ द स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन या एग्री होना ज़रूरी था, तो इसलिए इन्होंने इस वाले प्रोविज़न को अभी फ़िलहाल इससे बाहर रखा है। अभी सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन में सिर्फ दो इलेक्शंस की बात है, एक है लोकसभा का इलेक्शन और दूसरा है राज्यों की विधानसभा का इलेक्शन। ठीक, अब व्हाट डू द अमेंडमेंट्स स्टेट, अब इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया है, देखिए जो यहाँ पर अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो जो हाई लेवल कमेटी थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, विच वॉज चेयर्ड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिन्होंने अपनी
रिपोर्ट सबमिट करी थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मार्च में इस साल। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो कमेटी बनाई गई थी दैट वाज फॉर्म्ड इन सितंबर लास्ट ईयर, 2023 के सितंबर में ये कमेटी बनी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 सितंबर वो डेट थी जब ये कमेटी बनाई गई थी। और इसके बाद इस कमेटी ने टोटल 191 डेज काम किया, टोटल 191 दिन इन्होंने काम किया। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी है 14 मार्च 2024 के दिन। ठीक है, सिर्फ 191 दिन की स्टडी के बाद। और टोटल कुल मिला के 18,000 से ज़्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है कल के दिन, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल। ठीक है, बिल का नंबर जनरली यूपीएससी तो नहीं पूछता है, स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछ सकता है। ठीक है, 129th अमेंडमेंट बिल जो है वो ये है जो प्रपोज करता है संविधान के 3 आर्टिकल को अमेंड करना और एक नया आर्टिकल इंसर्ट करना। ठीक है, 3 आर्टिकल का अमेंडमेंट और एक आर्टिकल में एक नया आर्टिकल इंसर्ट करना, दैट इज आर्टिकल 82A और उसके 1 से लेकर 6 तक क्लॉज। ठीक है, अब ये जो नया प्रोविजन है न्यू प्रोविजन मतलब 82A वाला, इसमें इंटेंशन क्या है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के तरफ ट्रांजिशन करना है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इसको आर्टिकल 82 के बाद ऐड किया जाएगा। आर्टिकल 82 बेसिकली किससे रिलेटेड है? डिलिमिटेशन से रिलेटेड। ठीक है, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो लोकसभा सीट्स हैं उनके एलोकेशन का रीएडजस्टमेंट जो कि राज्यों में किया जाता है हर डिकेडल सेंसस के बाद। ठीक है, अब इस बिल के अनुसार आर्टिकल 82A जो इंसर्ट किया जाएगा 82 के बाद, दैट विल प्रोवाइड फॉर दी साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। इसका जो पहला क्लॉज है उसमें टाइमलाइन दी जाएगी कि द प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग इनटू फोर्स द प्रपोज चेंजेस ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द लोकसभा। वही जो मैंने आपको पीछे प्रोविजन बताया ना कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटेड डेट वाला पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेंगी, वो ये है 82A के क्लॉज 1 में प्रपोज्ड। इसके बाद जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है कि सारे के सारे जो स्टेट असेंबलीज हैं which are elected after the appointed date and before the expiry of the full term of the Lok Sabha shall come to an end on the expiry date of the full term of the Lok Sabha, मतलब full term of the House of the People। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 2034 में पहली बार ये चुनाव होते हैं। ठीक है, या चलो 2029 से हम बात करते हैं। 2029 में पहली बार ये अपॉइंटेड डेट वाला प्रोविजन आया। ठीक है, तो उसके बाद 2029 से लेकर 2034 के बीच में जिन भी जिन भी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे, कुछ के 2029 में हो सकते हैं, कुछ के 30 में, कुछ के 31 में, कुछ के 32 में, कुछ के 33 में, तो उनका जो टर्म है, वैसे तो जनरली क्या होता है कि राज्यों की जो विधानसभा है, स्टेट्स की जो असेंबलीज हैं, उनका टर्म भी जिस डेट पर वो इलेक्ट होती है वहाँ से 5 साल चलता है, जो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो ये इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 2029 से लेकर 2034 के बीच में जो भी राज्यों की विधानसभाएं होंगी, स्टेट की असेंबलीज होंगी, जिनका इलेक्शन 2029 में होगा, 30 में होगा, 31, 32 ऐसे करके, उनका जो टर्म है वो सिर्फ 2034 तक ही चलेगा, क्योंकि तभी जाके 2034 के बाद ये सबके इलेक्शन एक साथ होंगे। अब यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर सवाल उठ रहा है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। वो चीज़ यहां पर नहीं दी गई है, मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रोविजन यहां पर दिया गया है, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूं कि इसके ऊपर सवाल क्यों उठ रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि हमारा जो नेचर ऑफ पॉलिटी है ना, वो क्या है? फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर है और जो स्टेट्स है, दे टू आर सेपरेट यूनिट्स। ठीक है, स्टेट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट अंडर दी सेंटर। स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के अधीन नहीं आते, है ना। राज्य जो है वो केंद्र के अधीन थोड़ी है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी हैव अ फेडरल पॉलिटी, फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि राज्यों को भी और केंद्र को भी, ये दोनों सेपरेट यूनिट्स हैं, सेपरेट एंटिटीज हैं। इन दोनों को जो शक्तियां मिली हुई हैं वो डायरेक्टली मिली हुई हैं कहां से? संविधान से। यस और नो? तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि अगर ये वाला प्रोविजन जो मैंने आपको अभी बताया कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके टर्म को
आप कम कर रहे हैं। और कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको आप लोकसभा के टर्म के बराबर लाना चाहते हैं, सो दैट कि उसके बाद सबके चुनाव एक साथ हो सकें। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि लोकसभा के टर्म के बराबर लाने के चक्कर में आप राज्यों की जो विधानसभा है उनके टर्म या उनके कार्यकाल को छोटा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चोट है। एंड फेडरल स्ट्रक्चर इज व्हाट? वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी अमेंडेड इन एनी केस। ठीक है, 1973 केशवानंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाया जा सकता। फेडरल स्ट्रक्चर और द फेडरल नेचर ऑफ अवर इंडियन पॉलिटी इज बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो इसलिए इस चीज के ऊपर जो है वो इश्यूज उठ रहे हैं। और कल मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स को सुना, है ना, इधर उधर जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसमें, तो उनका ये कहना था कि पहले तो जो अभी लोकसभा में या राज्यसभा में जो पार्टी इन पावर की जो स्थिति है, मतलब जो नंबर्स उनके पास हैं, उसके हिसाब से पहली बात तो ये बिल पास ही नहीं होना है। ठीक है, किसी भी स्थिति में ये बिल पास होने की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बाय एनी मीन्स, बाय हुक और क्रूक, अगर किसी तरीके से इस बिल को पास कर भी दिया गया, है ना, वही स्पेशल मेजोरिटी का यूज करके 50% वाली और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले यूज करके, तो इस बिल को चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि बिल अगर ये पास हो गया तो इट विल बिकम एन एक्ट, फिर इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और मोस्ट प्रोबेबली जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि ये बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसी चैलेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन है और बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायोलेट कर नहीं सकते, तो ये जो है वो एक्ट तुरंत गिर जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, बट अब वो क्या होगा, कब होगा, इट विल कम, वी विल कम टू नो अबाउट दैट। बट फिलहाल के लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो मैंने आपको यही चीज़ बताई कि इसका मतलब यह है कि कुछ असेंबलीज जो हैं उनके 5 साल के टर्म को, 5 साल का जो उनका कार्यकाल है उसको छोटा करना पड़ेगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए। फिर 82A का जो थर्ड प्रोविजन है प्रपोज्ड, उसमें यह कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हाउस ऑफ द पीपल और सारे असेंबलीज के, सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव एक साथ करवाएगा। आर्टिकल 82A(4) ये कहता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को डिफाइन करता है एज जनरल इलेक्शंस हेल्ड फॉर द कंस्टिट्यूटिंग द हाउस ऑफ द पीपल एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज टुगेदर, यानी कि इसको जनरल इलेक्शन माना जाएगा, आम चुनाव। साथ ही साथ आर्टिकल 82A ये कहता है, इसका क्लॉज 5, ये इलेक्शन कमीशन को एक ऑप्शन देता है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर असेंबली के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ नहीं करा सकता तो उसको ये भी ऑप्शन दिया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है उसका ये ओपिनियन है कि किसी असेंबली के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते, तो फिर वो राष्ट्रपति को एक रिकमेंडेशन देंगे टू डिक्लेयर बाय एन ऑर्डर दैट द इलेक्शन टू दैट लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी कंडक्टेड एट अ लेटर डेट। तो राष्ट्रपति को वो रिकमेंडेशन देंगे और राष्ट्रपति जो है एक ऑर्डर के द्वारा डिक्लेयर करेंगे कि इस राज्य की विधानसभा के चुनाव जो है वो अभी नहीं हो सकते हैं, वो बाद में होंगे। इसके बाद आर्टिकल 82A का जो प्रोविजन है 6, उसमें यह कहा गया है कि असेंबली इलेक्शन इज डिफर्ड। अगर असेंबली के इलेक्शन जो है वो देर में हो रहे हैं तो उसमें भी जो असेंबली का फुल टर्म होगा वो एंड कब होगा, दैट विल ऑल्सो एंड विद द फुल टर्म ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन भी बताया गया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 2029 में लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन मान लीजिए सपोज कर लीजिए चलो 2034 में मान लीजिए प्रोविजन लागू हो गया, मान लीजिए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल, तो 2034 में ये प्रोविजन लागू हो गया तो उस समय मान लीजिए कुछ एक आध राज्यों के चुनाव नहीं हो पाए, उनके चुनाव मान लीजिए 2035 या 2036 में हुए, है ना, तो लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं होगा 5 साल का, क्योंकि 2035 में या 36 में अगर उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है असेंबलीज का, तो वो भी 2034 से 2039 तक 2039 तक ही होगा, चाहे वो 35 में चुने गए हों चाहे 36 में, तो उनका कार्यकाल 3 साल 4 साल उतने का ही होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद आगे लिखा है कि व्हाट इफ अ गवर्नमेंट फॉल्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 ईयर टर्म। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर 5 साल पूरा करने से पहले सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। ठीक है, तो इस सिनारियो को जो है वो एड्रेस किया गया है बिल में। एक एग्जिस्टिंग प्रोविजन है दैट इज आर्टिकल 83 का, जो कि
हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सदन के जो हमारे संसद के जो दोनों सदन हैं उनके ड्यूरेशन के बारे में बताता है। तो उसको अमेंड करके इन्होंने कहा है कि इस सिनारियो को ऐसे एड्रेस किया जाएगा। अब राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसके 1/3 मेंबर जो है वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं 2 साल के बाद। तो लोकसभा का टर्म जो है वो 5 साल का फिक्स होता है, अनलेस वो पहले डिसॉल्व हो जाए किसी भी कारण से। तो बिल प्रपोज ये करता है कि इसमें कुछ नए क्लॉज जो है वो ऐड किए जाएंगे आर्टिकल 83 में, ठीक है। और असेंशियली दीज चेंजेस स्टेट, इन चेंजेस में क्या होगा कि अगर लोकसभा, ठीक है, देखो, अगर लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले, अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले अगर भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो जो नई लोकसभा होगी वो सिर्फ अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए होगी। मान लीजिए 2034 में ये प्रोविजन लागू हुआ, 2034 में लोकसभा बनी, लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा बनी, उसका जो नॉर्मल 5 साल का टेन्योर है वो 2039 तक है, ठीक है, 2039 तक है। लेकिन किसी कारणवश 2036 में मान लीजिए वो लोकसभा भंग हो गई किसी भी कारण की वजह से, तो जो लोकसभा के चुनाव होंगे 2036 में वो सिर्फ 36 से लेकर 39 तक होंगे, 2036 से लेकर 2039 तक, ठीक है। वही कहा गया है अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए। अनएक्सपायर्ड टर्म को डिफाइन किया गया है द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन एंड द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, वही, ठीक है, बात समझ गए। दूसरी बात ये लिखी है, जैसे वही चीज़ इन्होंने ये वैल्यू से समझाई है कि अगर मान लीजिए लोकसभा जो है वो 3 साल और 2 महीने के बाद डिसॉल्व हो जाती है, तो जो अगले इलेक्शन होंगे लोकसभा के लिए उसमें लोकसभा सिर्फ 22 महीने के लिए ही चलेगी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद यहाँ पर एक और सब क्लॉज प्रपोज किया गया है, वो ये कहता है कि जो नया हाउस बनेगा मिड टर्म इलेक्शंस के बाद, क्योंकि वो जो इलेक्शंस बीच में होंगे, जैसे 2036 में मैं कह रहा हूँ इलेक्शंस होंगे, वो जनरल इलेक्शन नहीं माने जाएंगे, देयर विल बी टर्म एज मिड टर्म इलेक्शंस, उनको कहा जाएगा मध्यावधि चुनाव, है ना। और वो ओल्ड हाउस का कंटिन्यूएशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पिछले वाले हाउस में जितने भी बिल्स पेंडिंग थे वो सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे, है ना, जैसा कि नॉर्मल केस में होता है कि जब 5 साल लोकसभा चलती है उसके बाद जब लोकसभा बदलती है, जब डिसॉल्व होने के बाद लोकसभा बदलती है, तो जो भी बिल्स के प्रोविजन है कि कौन सा बिल एक्सपायर होगा, जो बिल एक्सपायर होना है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर इस बिल में एक और आर्टिकल में चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, दिस इज नॉट आर्टिकल 372, ये 372 यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये 372 में चेंजेस प्रपोज नहीं किए गए हैं, दिस इज 327, 372 नहीं है बल्कि 327 है, इसको आप लोग चेंज कीजिएगा, ये गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 327 में क्या है, ये बात करता है पार्लियामेंट की पावर को लेकर, कि पार्लियामेंट की पावर है कि वो राज्यों के जो विधानसभा हैं उनके इलेक्शंस को लेकर प्रोविजंस बना सकते हैं, ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 327 नॉट 372, ठीक। अब दिस इज अगेन अ चेंज इन नोमेनक्लेचर टू एक्सटेंड द पावर टू कंडक्ट साइमल्टेनियस पोल्स। तो उसमें भी ये है कि नोमेनक्लेचर में या नाम में थोड़ा सा बदलाव करके कि लोकसभा के पास ये पावर होगी या पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि वो साइमल्टेनियस पोल्स या साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी करा सकता है। तो जो अभी एग्जिस्टिंग आर्टिकल है 327, उसकी लैंग्वेज क्या है कि पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर संसद जो है वो प्रोविजन बना सकती है, प्रावधान बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और टू द हाउस और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, including the preparation of electoral rolls, delimitation of the constituencies, and all other matters necessary for securing the due constitution of such house or houses, ठीक है। तो ये सारी पावर अभी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। अब ये अमेंडमेंट प्रपोज ये करता है कि जो डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज लिखा गया है उसके आगे एक वर्ड ऐड कर दिए जाएंगे, दैट इज कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब इसके बाद स्टेट असेंबलीज एंड मिड टर्म पोल्स देयर, तो हमने ये तो देख लिया कि अगर लोकसभा बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होगा, है ना, वो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही चुनी जाएगी, मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा जो है वो बीच में भंग हो गई तो क्या होगा। तो स्टेट असेंबलीज के लिए जैसे कि आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है ना, जो ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की बात करता है,
उसी तरीके से अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं आर्टिकल 72 में 172 में, जो कि ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। उसमें भी यही लिखा है कि स्टेट असेंबली अगर बीच में अपना फुल टर्म 5 साल का पूरा टर्म करने से पहले अगर डिसॉल्व हो जाती है तो वहाँ पर भी जो इलेक्शन होंगे वो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही होंगे। ठीक है, मतलब वही चीज़ हो गया कि अगर जिस तरीके से लोकसभा अगर बीच में भंग होती है तो लोकसभा के जो चुनाव होंगे, जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, वो सिर्फ उस अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए होंगे, चाहे वो 2 साल 3 साल जितना भी बचा हो। तो सिमिलरली विधानसभा के लिए भी ऐसे ही होगा कि अगर किसी भी राज्य की विधानसभा अगर पहले भंग हो जाती है 5 साल से पहले, तो उसके लिए भी जो बीच में चुनाव होंगे वो सिर्फ उस बचे हुए टर्म के लिए होंगे, पूरे 5 साल के लिए नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा बिल इंट्रोड्यूस किया गया, बिल ऑन मंडे, नॉट ऑन मंडे, इंट्रोड्यूस्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, कल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सेकंड बिल दैट इज द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें प्रपोज किया गया है कि अमेंडमेंट किया जाएगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो स्टेट से अलग तरीके से गवर्न होती है ना। तो जो प्रोविजंस स्टेट के ऊपर लागू होते हैं वो आप यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू नहीं कर सकते। इसलिए अगर यूनियन टेरिटरीज के चुनाव भी अगर एक साथ कराने हैं, मतलब साइमल्टेनियस पोल्स या वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में अगर आपको स्टेट की असेंबलीज के चुनाव के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है ना जहाँ पर अब क्या है, असेंबलीज हैं, वन इज़ दिल्ली, वन इज़ पुडुचेरी एंड थर्ड वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ की भी असेंबली अब बन चुकी है, उससे पहले तो वो राष्ट्रपति शासन में था, है ना। तो इन 3 जगहों के भी अगर आपको चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ कराने हैं या उनको भी वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में लेके आना है, तो उनके लिए इस तरीके के जो यूनियन टेरिटरीज रिलेटेड एक्ट है उनमें अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का गवर्नेंस का जो गवर्न है ना, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से गवर्न होती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है, तो आई होप आप ये आर्टिकल भी समझ गए, क्लियर है। चलिए, इसको आप लोग पॉलिटी में लेंगे, है ना, सिंपल है, पार्लियामेंट में ले सकते हैं। चलिए, तो जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप में से जो भी लोग सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज रहेगा और प्रीलिम्स की अपनी तैयारी, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसेट, इसको एसेस करने के लिए आप लोगों के पास एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 849 रुपीज़ में विद 91 टेस्ट, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और बाकी भी टेस्ट सीरीज़ हैं लाइक जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की, जो 699 में आपको मिल रही है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको 449 में मिल जाती है। ओनली करंट अफेयर्स के टेस्ट जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के टेस्ट 299 में मिल जाएंगे। और सीसेट के आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे 249 में। सारी के सारी ये टेस्ट सीरीज जो हैं हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप इनको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को लेकर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, सवाल, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप सीसेट की लाइव क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो 4 जनवरी से एक बार फिर से मौका है। 4 जनवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। ओनली 999 में बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि बैच की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स। तो एक बार ये लिमिट पूरी हो जाती है तो उसके बाद बैच में एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा वेट ना करें, जल्द से जल्द एनरोल इसमें कर लें। ठीक, चलिए, बाकी आप हमारे ऐप से प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें। और अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पर ऐसे ही लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आगे आएँ, अमाउंट के बारे में चिंता ना करें, जो भी अमाउंट आपसे आप कंफर्टेबल हो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। हमारे लिए हर एक कंट्रीब्यूशन जो है वो मायने रखता है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं,
बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।